तो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है। आपको जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उसको देकर आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों ये अर्लियर इन द सेक्शन, यानी हमने जो सेक्शन पढ़ा है उसमें वी हैव लर्न दैट व्हेन पार्टिकल क्लोज पैक्ड रिजल्टिंग इन आइदर सीसीपी और एससीपी, यानी कि अगर हम क्या करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं या तो वो सीसीपी बनेगा या एससीपी स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। टू टाइप ऑफ वर्ड्स और दो टाइप की क्या होगी वर्ड बनती है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कि क्या होगी इक्वल नंबर ऑफ क्या होगी एलिमेंट होगी, ठीक है, पार्टिकल्स होगी। और टेट्राहेड्रल क्या हो जाता है ट्वाइस ऑफ नंबर हो जाता है एलिमेंट की। अब यहाँ पे देखो इन आयनिक सॉलिड द बिगर आयन फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी हम आयनिक सॉलिड होता है उसमें एलिमेंट यानी पार्टिकल जो जितना बड़ा होगा वो क्या बनाएगा, वो स्ट्रक्चर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और जो स्मॉल होंगे वो वर्ड्स में जाएंगे, जो वर्ड्स टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या मानते हैं कि जो अगर बिगर होगा, अगर वो बड़ा होगा, ठीक है, एलिमेंट, देन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड, यानी कि ना तो ऑक्टाहेड्रल और ना ही टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो क्या होंगे ऑक्यूपाइड होंगे। इन ए गिवन कंपाउंड यानी दिए हुए कंपाउंड में द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स दैट आर ऑक्यूपाइड, अगर आपको क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का, तो एक केमिकल फॉर्मूले के थ्रू हम बता सकते हैं कि कैसे जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है एक सॉलिड स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों नीचे बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल बताया हुआ है इसमें। इसमें बताया हुआ है कि मान लेते हैं ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है। एटम ऑफ द एलिमेंट वाई मैक्स सीसीपी, एक एटम है, ठीक है, और वो एटम है वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें कि एक्स और वाई एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड है या फिर एटम है जो भी बोलो, ठीक है। तो उसमें जो एटम है कौन सा एलिमेंट है वाई है, वो क्या कर रहा है सीसीपी बना रहा है, और जो एक्स एलिमेंट है वो क्या कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहा है। तो मैंने आपको सीसीपी में पहले ही एक चीज़ बताई थी, सीसीपी में क्या बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है वो क्या होगा इक्वल टू होगा कि कितने रैंक है यानी कितने एलिमेंट प्रेजेंट है सॉलिड स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है। अब यहाँ देखो बच्चों जो सीसीपी है यानी कि एफसीसी, एफसीसी में रैंक कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है रैंक, एफसीसी में होता है आपका 3 रैंक, 3 प्लस 1, क्योंकि एक तो क्या कॉर्नर पे होंगे जो 4 कॉर्नर पे होंगे, है ना, वो क्या करके बनाता है एक एक एटम। और जो फेसेस पे है वो क्या है टोटल फेसेस कितनी है 6, और एक फेस पे कितना होता है आधा होता है, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब क्या करते हैं इसकी स्ट्रक्चर काउंट करते हैं तो हमारे पास आता है कि जो एक्स एलिमेंट है सॉरी जो वाई एलिमेंट है वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 4, और एक्स एलिमेंट कितने होते हैं 4 होंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्पेस में है ना। और जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 1 इज रेशियो इज़ 1 होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा एक्स वाई होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है उसमें एचसीपी है, एचसीपी में कितने एटम होते हैं हमने ऊपर पढ़ा था, एचसीपी में होते हैं आपके 6 एटम, है ना, 6 एटम से मिलकर बना होता है। तो उसमें क्या है 6 एटम में टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है ए और बी, तो मान लेते हैं ए है ये बी है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम एचसीपी लेट इज दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यानी कि b इक्वल टू कितना होगा, b इक्वल टू होगा 6, है ना। और a इक्वल टू कितना होगा भाई, ऑक्टा टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं ट्वाइस ऑफ द रैंक होते हैं, अगर ये क्या है 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे 12 होंगे, सॉरी टेट्राहेड्रल 12 होंगे, यानी ट्वाइस हो जाता है ना उसका, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, 2/3 बोला है टेट्राहेड्रल वर्ड्स का, ए है वो 2/3 है, तो 2/3 ये लो 2/3 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे कट करेंगे तो कितना हो गया ये 4 से जाएगा,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ए एंड बी, बी कितना था 6 और ए कितना था, कितना आया था आपका 8 आया था। जब इसको हम रेशियो निकालेंगे तो वो होगा 4:3, है ना। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, देखो इसका फॉर्मूला बनेगा A4 यहाँ पे दिया हुआ है और B3, ठीक है। ऐसे आपको ये सारा समझना है और आगे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है, क्योंकि ये बच्चों आपको नीट और आपका जो जी होता है और अदर जो कंपटीशन एग्जाम होंगे साइंस में, उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला बहुत बार आता है और आपको इसको इम्पोर्टेंट करके टिक करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों, यहाँ आपको जो मैंने आपको ऊपर जो ड्राइंग बना के समझाया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं, वो चीज़ इसमें आपको बताया हुआ है और आपको इसको अच्छे से रीड करना है। समझा तो मैंने दिया ये आपको पहले ही, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पैकेजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इन वॉट एवर वे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स या मॉलिक्यूल या फिर आयन, जो भी हो, पार्टिकल को यहाँ पे एटम समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल समझ सकते हैं, या आयन को देखते हैं, वो क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। हमने देखा था सॉलिड स्टेट में वो क्या कर रहे हैं, पैक ही बना रहे हैं, है ना। देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस, लेकिन उनमें वॉइड होता है, उनमें क्या होता है, फ्री स्पेस पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, ए करके हम एक क्या कर रहे हैं, बॉल बना रहे हैं, फिर बी करके बना रहे हैं, तो इनमें क्या है, वर्ड्स है। वर्ड्स क्या है, एक्चुअली स्पेस ही है, फ्री स्पेस है या नहीं है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। पैकेजिंग एफिशिएंसी इज परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। अब ये बच्चों लाइन करने वाली चीज़ है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या होती है, जो टोटल स्पेस होता है पार्टिकल का, वो कितना फिल किया गया है, उसे ही क्या बोलेंगे, पैकेजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। क्या बोलेंगे, पैकेजिंग एफिशिएंसी। यहाँ देखो, पैकेजिंग एफिशिएंसी इन एससीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर। अब देखो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि एससीपी में क्या होता है और सीसीपी में क्या होता है। बोथ टाइप ऑफ क्लोज पैकेजिंग, दोनों टाइप की जो क्लोज पैकेजिंग है, एससीपी या फिर सीसीपी, आर इक्वली एफिशिएंट। ये क्या है, बराबर एफिशिएंट होता है इनमें। लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकेजिंग इन सीसीपी स्ट्रक्चर। हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल सीसीपी स्ट्रक्चर है उसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। यूनिट सेल इज लेंथ ए, हम मान लेते हैं इस यूनिट सेल की जो लेंथ है वो क्या है, ए है, ठीक है। एंड फेस डायगोनल ए सी इक्वल टू बी, और हम मान लेते हैं जो फेस डायगोनल है ये एफसीसीबी का मतलब क्या बताया था मैंने, सीसीपी का एफसीसी होगा, है ना। और स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ऐसे करके इसमें क्या होता है, ये बॉक्स सा बना रहता है और उसमें कॉर्नर पे तो एलिमेंट प्रेजेंट होता ही है, लेकिन इनकी जो फेस होते हैं, फेस कितने होंगे, 12 फेस, है ना, सॉरी 6 फेस होंगे, तो उनमें भी एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। तो इसमें ये बताया हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, ए है, ठीक है। और जो आपकी ए से लेकर बी सी तक क्या है, डायगोनल बन रहा है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है उसने क्या बताई है, बी है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है इन डायगोनल ए बी सी में देखो ए बी और ये सी, ये डायगोनल बन चुका है ना। ये ऐसे करके ऐसे करके और ये ऐसे डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ये बताया गया है जब हम क्या करें, हम निकाल क्या रहे हैं, एक्चुअली हम निकाल रहे हैं बी की वैल्यू, कि बी की लंबाई है वो कितनी है ना। तो इसमें बताना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ाई हुआ है सब लोगों ने, पाइथागोरस, उससे ही निकालेंगे हम। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, है ना। और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी प्लस ए बी 2, ठीक है। बी सी ये यहाँ पे, ठीक है, ए बी 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2a आ जाएगी, ठीक है। अब इसी को हम क्या करना है, इफ़ आर इज रेडियस ऑफ स्पेयर, हम मान लेते हैं कि स्पेयर है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, क्या मानते हैं, आर है, ठीक है।
तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 4r हो जाएगी। 4r कैसे होगी, देखो जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, और इसमें दो क्या है, एटम है, ये रहे। तो हमने टोटल जो है रेडियस कितनी बताई है, ये यहाँ से लेकर r बताई है, और इसको और मर्ज कर दे तो कितनी हो जाएगी, 2r। लेकिन यहाँ पे दो एटम है तो कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी। होगी या नहीं, हाँ। अब देखो, अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू में देखो बच्चों, इसमें ध्यान से समझो, इस ए बी इक्वल टू कितना है, 4r भी है, ठीक है, बी इक्वल टू कितना है, √2a है। जब हम इन दोनों की वैल्यू रखेंगे आपस में, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ए को तो यहीं छोड़ देंगे और √2 क्या करेंगे, 4r के नीचे रख देंगे, जैसे फॉर्मूले में ड्राइव है ना। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ए की वैल्यू निकलेगी 2√2r, ठीक है, क्या निकलेगी, 2√2r। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, r इक्वल टू ए 2√2, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो हमने क्या कर ली, ड्राइव कर ली। ए ये जो लेंथ की इसकी वैल्यू हमने ड्राइव कर ली, और जो डायगोनल थी उसकी वैल्यू हमने क्या कर ली, गेट कर ली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, वी नो दैट ईच यूनिट सेल इन सीसीपी स्ट्रक्चर हैज़ इफेक्टिवली 4 स्पेयर। हमें पता है 4 स्पेयर से बनकर बनती है ना, हर एक यूनिट। टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर इज इक्वल टू 4 × 4। हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम है 4 स्पेयर का, वो क्या करेंगे, इक्वल टू रखेंगे किससे, स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेयर का यही तो होता है 4/3 πr³, ये होता है ना, हाँ। तो इससे ही हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो कितना होता है, ये होता है 2√2r³। कैसे, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी निकाली हमने, 2√2r, ठीक है। तो हमें क्यूब का पता है, क्यूब का फॉर्मूला a³ ही तो होता है ना, क्यूब का फॉर्मूला, तो वो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको क्यूब बना दिया। अब आगे चलते हैं, पैकेजिंग एफिशिएंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या करना है हमें कि टोटल 4 स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है इंटू 100, और टोटल यूनिट है वॉल्यूम की वो कितनी होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा हमने, क्योंकि परसेंटेज निकालने, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एफसीसी में हम लगभग 74% वैल्यू है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि टोटल ये जो यूनिट सेल है इसमें कितना स्पेस है, इसमें 100 में से -74 करोगे तो कितना आएगा, तो 26% वॉइड इसमें प्रेजेंट है, और 74% ये क्या है, फिलअप है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें सीसीपी यानी एफसीसी की पैकेजिंग एफिशिएंसी पता चल गई है कि 74% ये क्या होता है, फील्ड होता है, और 26% सिर्फ खाली रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो बच्चों, अब हम देख रहे हैं बीसीसी में, हमने एफसीसी में देख लिया, अब बीसीसी में देखेंगे हम। बीसीसी में देखो, इट इज़ क्लियर दैट एटम ऑफ सेंटर विल बी इन टच विद द अदर एटम डायगोनली अरेंजमेंट। आप लोगों को पहले ही पता चल गया है कि बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक सेंटर में होगा, है ना, एटम, तो वो टच कर रहा है। जब वो टच कर रहा है एक दूसरे से, तो वो क्या कर रहा है, एक डायगोनल का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, है ना, कर रहा है ना डायगोनल का फॉर्मेशन, ये था, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे देखो, इन अब क्या कर रहे हैं, हम एक डायगोनल ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा, ई, कहाँ है ई, ये रहा, है ना, ये वाला ई, यहाँ ई एफ और डी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ई एफ और डी का एक डायगोनल ले रहे हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो तो पहले ही बताई हुई है, क्या है, a³ है, a² है, सॉरी ए है, सॉरी क्या है, ए है, जो कि ऊपर बताया हुआ है, ठीक है। और एफ है, इसकी भी क्या होगी, इसकी भी ए होगी, लेकिन डायगोनल की इसने क्या बताई हुई है, बी बताई हुई है ना ऊपर। तो जब हम क्या करते हैं, b² लेते हैं, वापस से पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं हम, तो b की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आती है, √2a आएगी, है ना, √2a आ जाती है जब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या लेते हैं, दूसरा डायगोनल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लेते हैं a
एफ और डी लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें ये बताया हुआ ना ये ए है और इनके बीच की जो हाँ डायगोनल है वो बी है, तो सी की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। ये यहाँ पे 2a² कहाँ से आए, यहाँ पे b की जो वैल्यू थी b² की वो उठा के यहाँ पे सीधा वैल्यू रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3a² बन गया, तो c इक्वल टू क्या हो गया, √3a हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू। द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल सी इज इक्वल टू 4r, जैसे कि हमें पता ही है कि जो लेंथ है किसकी, बॉडी डायगोनल की, वो कितनी है, 4r होती है। वेयर इज r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, जहाँ पे जो r है वो क्या है, रेडियस है स्फीयर की, है या नहीं है। देखो ये 1r, ये 2r, ये 3r, ये 4r, ठीक है। तो टोटल जो डायगोनल है वो कितने r से मिलके बना है, 4r से, ठीक है। क्योंकि इसका आधा हिस्सा तो बाहर होगा, इसका भी आधा हिस्सा बाहर होगा, बीच का हिस्सा ही फुल जो पार्टिसिपेट करेगा वो बॉडी सेंटर आर ही तो करेगा, तो 2r इनका और 1 इनका, टोटल हो गया 4r। एज ऑल द 3 स्पीयर अलोंग द डायगोनल टच ईच अदर देयरफॉर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, √2 3a इक्वल टू क्या होगा, 4r रख देंगे जैसे हमने पहले लिखा था, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी, a इक्वल टू 4r√3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू ही मिल जाएगी, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, वापस से हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को लिखेंगे। स्पेयर की क्या होती है फॉर्मूला, 4/3πr³, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू रखी है हमने, ये 2 इन दिस टाइप स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 ही तो है। देखो यहाँ पे डायगोनल में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, हाफ इसका है ना, और 1 इसका, तो कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है बीसीसी में जो जेड की एलिमेंट का रैंक कितना होता है, 2 होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 इंटू स्पेयर के जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उससे, और हम क्या मिलता है, 68% मिलता है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, 68% मिलेगा। तो हम ये बोलेंगे बीसीसी में टोटल पैकेजिंग एफिशिएंसी 68% होती है, 100 में से कितनी होती है, 68। एफसीसी में कितना होता है, 74, और बीसीसी में कितना हो गया, 68। और इसकी जो ब्लैंक्स होंगे, वॉइड होंगे, जो स्पेस फ्री होगा वो कितना होगा, 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। एफसीसी का 26% है, और 68 का क्या करोगे, माइनस करोगे 100 में से, तो कितने आएंगे, 32% आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके, पैकेजिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसका थोड़ा और आसान होगा। इसमें देखो, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस द एटम आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब्स। जैसे आप लोगों को पहले पता है सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर भी तो एटम से वो प्रेजेंट होते हैं, है ना, और इसका रैंक कितना होता है, 1 होता है ना 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, this particle touch each other along the edge length or side of the cube A, radius of each particle is r related as, जैसे आप लोगों को पता है कि हर जो एटम है वो एजेस पे टच कर रहे हैं, एलिमेंट कर रहे हैं या नहीं, एज भी तो कर रहे हैं, ये ऐसे करके ये एज है ना, यहीं पे वो क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं एज पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू बताई है, तो यहाँ पे 1r, यहाँ पे 1r, टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये देखो टच कर रहे हैं ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पे 1r, यहाँ पे 1r, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r आ जाएगी, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो r जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम क्या होता है, a³ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8³ आ जाएगा, ठीक है। सिंस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली 1 एटम, क्या होता है, केवल एक ही एटम से होता है, तो वही फॉर्मूला रख देंगे इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्पेयर का फॉर्मूला पता है 100 से परसेंटेज चाहिए इसलिए अप्लाई कर देंगे, और जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो क्या रख देंगे,
8 आर क्यूब रख देंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 52.4%, यानी कि सबसे कम पैकेजिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। तो 52.4% है। अब बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके नीट में भी आता है और जीई में भी क्वेश्चन आता है ये आपका, कि सबसे ज़्यादा पैकेजिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, एफसीसी की होती है ना। उसके बाद क्या होता है, बॉडी सेंटर की होती है, और उसके बाद किसका आता है, सिंपल क्यूबिक की होती है। 56 की 74 किसकी आती है, एफसीसी की, और बीसीसी की कितनी आती है, 68, और सिंपल क्यूबिक की कितनी है, 52.4% है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा फ्री स्पेस किस में, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। और 100 में से माइनस करके बता सकते हो आप लोग। अब देखो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। जो यूनिट सेल है उसका डायमेंशन का हम क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। फ्रॉम द यूनिट सेल डायमेंशन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल knowing the density of the metal. We can calculate the mass of atom in the unit cell. The determination of the mass of a single atom give an accurate method of determination of Avogadro constant. Suppose A's length, a unit cell of a cubic crystal determined by X-ray diffraction is A. यानी कि हम मान लेते हैं हमने क्या किया, क्यूबिक क्रिस्टल है उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें पता चला कि उसकी जो एज लेंथ है वो क्या है, ए है, ठीक है। और जो उसकी डेंसिटी है वो क्या है, डी है, ठीक है। और उसका जो मोलर मास है वो क्या है, एम है। तो जब हम क्यूबिक क्रिस्टल लेते हैं तो वॉल्यूम हमें पता है ए क्यूब होगा उसका, और मास हमें यहाँ पे बता ही दिया है कितना होगा, मोलर मास बताया है यहाँ पे एम होगा। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, तो कितने नंबर पर एटम प्रेजेंट है उसमें, और उसका मास कितना है एटम का, ठीक है। तो जेड मान लेते हैं, रैंक हमने मान रखा है ना जेड, हाँ, तो जेड इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। हियर जेड इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन यूनिट सेल, और एम इज द मास ऑफ द सिंगल एटम। यहाँ पे जो जेड है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम है, और एम क्या है, मोलर मास है सिंगल एटम का, ठीक है। एम ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, और m क्या है, मास क्या है, मास ऑफ एन एटम, एटम का जो प्रेजेंट है यूनिट सेल में वो कितना होगा, m इंटू आवोगाद्रो नंबर, डिवाइड कर देंगे, इससे पता चल जाएगा हमें, जो कि हमने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा हुआ है ना। तो देयर फॉर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, अब डेंसिटी कितनी होगी यूनिट सेल की, मास ऑफ यूनिट सेल है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। और मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला ये यहाँ पर हमने निकाल रखा है, जेड इंटू एम हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का हमें पता ही है ए क्यूब होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें किस में लेके आनी है, ये हमें लेके आना है मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल के रूप में। तो हम क्या करेंगे, आवोगाद्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एम ए क्यूब एन ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे पूछे जाएंगे। और साथ में बच्चों ये एक चीज़ और है इसमें, कि इसमें ऐसे के ऐसे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है जो आपको याद होना चाहिए, 2 या 3 नंबर का, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डेंसिटी है यूनिट सेल की वो सेम होती है किसकी, सब्सटेंस की डेंसिटी की, ठीक है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और इसको मार्क कर लेना। ये भी यहाँ पर एक वन वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैन ऑलवेज बी डिटरमाइंड बाय द मेथड, एक मेथड के द्वारा ही क्या होता है, जो डेंसिटी है सॉलिड की वो बताई जाती है। आउट ऑफ द 5 पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर, यहाँ पे जो भी फॉर्मूले में है, ठीक है, डी जेड एम ए एन ए, ठीक है। यहाँ पे डी का डेंसिटी है, जेड का क्या है, रैंक है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उस सॉलिड स्टेट में, ठीक है। एम यानी आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, एम है आपका मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। और ए आपको पता है लेंथ है, और एन एन ए यानी आवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो 5 पैरामीटर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले में, और उसी के द्वारा हमें ये पूरी डेंसिटी है वो मिलती है। इफ़ एनी 4 नॉन वी कैन डिटरमाइन द 5th, अगर हमें
कोई भी 4 पैरामीटर मिल गए तो हम पाँचवें को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है वीडियो वो कंप्लीट हुई। इसमें आप लोगों को ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन भी है बच्चों। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप कम से कम इसको 2 या 3 बार देखो और अपने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर करो। ठीक है, थैंक यू।